दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू कंपनी। इंट्रोडक्शन टू कंपनी पूरा फुल चैप्टर आज ही के एक ही वीडियो में हम देखेंगे। यानी ये हमारा आज का वीडियो वन शॉट रहेगा। यानी ये एक वीडियो में पूरे फर्स्ट टॉपिक से लेके जो आपका पूरा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर में सारे टॉपिक्स हम आज के एक ही वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये हमारा वीडियो होने वाला है कॉर्पोरेट एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट का। दोस्तों कॉर्पोरेट एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट है, उसका चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू कंपनी। इंट्रोडक्शन टू कंपनी का पूरा फुल चैप्टर एक वीडियो में देखने वाले हैं। ये पर्टिकुलरली हमारा वीडियो होने वाला है दावणगेरे यूनिवर्सिटी वालों के लिए। सो जो भी बच्चे दावणगेरे यूनिवर्सिटी से उनके लिए हमारा सेपरेट वीडियो है। अगर दूसरे बच्चों के लिए भी अगर हेल्पफुल हो रहा है तो वो लोग भी हमारा वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो में आपको पूरे के पूरे टॉपिक समझाऊंगा, साथ ही साथ मैं आपको लास्ट में पीडीएफ भी दूंगा। यहां पर मैं एक्सप्लेनेशन करूंगा ही करूंगा, लास्ट में पीडीएफ भी प्रोवाइड करूंगा। वो पीडीएफ कैसे मिलेगा वो मैं आपको लास्ट में समझाऊंगा। दोस्तों सो चलिए हमारे वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं कि आज की इस वीडियो में हम एक्चुअली क्या पढ़ने वाले हैं। मैं तो आपको सारे टॉपिक्स पढ़ाऊंगा जो आपके सिलेबस में दिए गए हैं, फिर भी एक बार कवर कर लेते हैं कि हम एक्चुअली पढ़ने क्या वाले हैं। हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक होगा कंपनी मीनिंग, सेकेंड कंपनी डेफिनेशन, थर्ड फीचर्स ऑफ कंपनी, फोर्थ हाईलाइट्स ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। उसके बाद हमारा फिफ्थ टॉपिक होगा काइंड्स ऑफ कंपनी। काइंड्स ऑफ कंपनी में टोटल 14 काइंड्स के कंपनी आपको देखना है, वो 14 रहेंगे। उसमें से फर्स्ट रहेगा वन पर्सन कंपनी, सेकंड प्राइवेट कंपनी, थर्ड पब्लिक कंपनी, फोर्थ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, उसके बाद फिफ्थ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, सिक्स्थ गवर्नमेंट कंपनी, सेवंथ होल्डिंग कंपनी, एट्थ सब्सिडारी कंपनी, नाइन्थ एसोसिएट कंपनी, 10th स्मॉल कंपनी, 11th फॉरेन कंपनी, 12th ग्लोबल कंपनी, 13th बॉडी कॉर्पोरेट एंड 14th लिस्टेड कंपनी। ये सारे चीजें क्या होता है आज के इस वीडियो में हम डिटेल डिस्कस करेंगे। दोस्तों सो चलिए हमारे फर्स्ट टॉपिक की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक है कंपनी मीनिंग। कंपनी क्या होता है चलो अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। एक कंपनी इज ए लीगल एंटिटी फॉर्म्ड बाय ग्रुप ऑफ पीपल टू कंडक्ट बिजनेस एक्टिविटीज विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट्स। कंपनी एक लीगल एंटिटी होती है, यानी सारा लीगल प्रोसेस होता है जो कंपनीज एक्ट में लिखा गया है, वो सारे लीगल प्रोसेस को फॉलो करते हुए कंपनी बनाई जाती है। और ये कंपनी ग्रुप ऑफ पीपल मिलकर बनाते हैं। अगर बड़ी कंपनी बनाना है तो एक आदमी से संभव नहीं होता है, इसमें कुछ लोग जुड़ते हैं, कुछ लोग जुड़ के कंपनी बनाते हैं ताकि बिजनेस एक्टिविटीज करने के लिए। बिजनेस एक्टिविटीज जैसे रॉ मटेरियल्स खरीदना, रॉ मटेरियल्स को कंपनी में लाना, प्रोड्यूस करना, गुड्स प्रोड्यूस करके सेल करना कस्टमर को, ताकि सेल करने के बाद जो भी रेवेन्यू आता है रेवेन्यू से प्रॉफिट कमा सके, उस चीज को हम कंपनी कहते हैं। दोस्तों और एक बार रिपीट कर दूं, कंपनी एक लीगल एंटिटी होती है जो ग्रुप ऑफ पीपल मिलकर बनाते हैं ताकि बिजनेस करने के लिए, बिजनेस करके जो प्रॉफिट आता है वो प्रॉफिट कमाने के लिए कंपनी बनाई जाती है। दोस्तों इट हैज ए सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स ओनर्स, मीनिंग इट कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स एंड ओन प्रॉपर्टीज। ये जो कंपनी होती है एक सेपरेट एंटिटी होती है ओनर से, यानी ओनर अलग कंपनी अलग होती है। जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स बनाना है तो कंपनी के नाम पे कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं, ना कि ओनर के नाम पे। ओनर हट जाता है, ओनर अलग चीज होती है, कंपनी अलग चीज होती है। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट्स बनाना है तो कॉन्ट्रैक्ट्स पे कंपनी का नाम होता है। अगर प्रॉपर्टीज बेचना है, खरीदना है तो वहां पर कंपनी का नाम होता है, ना कि ओनर का। इसलिए कंपनी अलग चीज होती है और ओनर अलग चीज होता है। दोस्तों यहां पर आपको कंपनी का मीनिंग क्लियर हो गया होगा। कंपनी एक लीगल प्रोसेस से बनाई जाती है जहां पर ग्रुप ऑफ पीपल मिलकर बिजनेस करते हैं ताकि कंपनी को प्रॉफिट बच सके। और कंपनी अलग चीज होती है और ओनर्स अलग चीज होती है। जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स बनना है, जो भी प्रॉपर्टीज में साइन करना है, वहां पर कंपनी करती है, ना कि ओनर्स। ये होता है दोस्तों हमारी कंपनी का। उसके बाद दोस्तों हमारा सेकेंड टॉपिक है कंपनी डेफिनेशन। सो चलिए कंपनी डेफिनेशन क्या होता है चलिए देखते हैं। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर हैनी ने डेफिनेशन दिया है, ए कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग ए सेपरेट एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन एंड ए कॉमन सील। कंपनी क्या है? कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, यानी जो कॉमन पर्सन होता है वैसे ही एक कंपनी भी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है जो लॉ के तहत बनाई जाती है। जो लॉ है ना, जो कंपनीज एक्ट 2013 में लिखा गया है, वो सारे प्रोसेस को फॉलो करते हुए कंपनी बनाई जाती है। और कंपनी एक सेपरेट एंटिटी होती है ओनर से, यानी ओनर अलग चीज होती है और कंपनी अलग चीज होती है। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब अगर ओनर रिटायर हो गया, ओनर मर गया तो भी कंपनी वैसे के वैसे रहती है। ओनर चेंज हो जाता है लेकिन कंपनी चेंज नहीं होती, बोल के परपेचुअल सक्सेशन में कहा जाता है। एंड ए कॉमन सील मतलब एक कंपनी का एक ऑफिशियल सिग्नेचर होता है जो कॉन्ट्रैक्ट्स बनाने टेस्ट टाइम या तो फिर कोई प्रॉपर्टीज बेचना है, सेल करना है तो
कॉमन सील उस डॉक्यूमेंट्स में होनी चाहिए। वो कॉमन सील ऐसा होता है, ऑफिशियल सिग्नेचर होती है कंपनी में की, अगर वो ऑफिशियल सिग्नेचर रही डॉक्यूमेंट्स में तभी वो डॉक्यूमेंट वैलिड कहलाया जाएगा, वरना वो अनवैलिड कहलाया जाएगा दोस्तों। तो प्रोफेसर हानि क्या कहते हैं, एक कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है जो लॉ के तहत बनती है और एक सेपरेट एंटिटी होती है ओनर से। अगर ओनर मर भी गया, ओनर रिटायर भी होगा तो कंपनी बंद नहीं होती है और कंपनी के पास एक कॉमन सील होता है बोल के प्रोफेसर हानि ये डेफिनेशन में समझाते हैं दोस्तों। आई होप आपको कंपनी मीनिंग एंड डेफिनेशन यहां पर क्लियर हो गया। हमारा थर्ड टॉपिक है फीचर्स ऑफ कंपनी। फीचर्स ऑफ कंपनी में हम कंपनी का और डिटेल कॉन्सेप्ट समझते हैं। टोटल 8 फीचर्स है, चलिए वन बाय वन देखेंगे। फर्स्ट है सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी क्या होती है, हमेशा ओनर से सेपरेट होती है। जो भी ऑफिशियल सिग्नेचर करना हो गया, कॉन्ट्रैक्ट्स बनाना हो गया, प्रॉपर्टी सेल करना, बेचना, खरीदना, ये सारे कंपनी के नाम पे होते हैं, ना कि ओनर के नाम पे। सो कंपनी अलग और ओनर अलग, सेपरेट, दोनों सेपरेट चीजें होती है। सेकंड है लिमिटेड लायबिलिटी। जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी सिर्फ लिमिटेड होती है। अगर कंपनी कर्जे में डूब रही है, कंपनी बंद हो रही है, तो कंपनी के प्रॉपर्टीज बेचे जाएंगे, ना कि शेयर होल्डर्स के। सो शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी सिर्फ यहां पर लिमिटेड होती है, यानी जिम्मेदारी उन लोगों की लिमिटेड होती है। उसके बाद थर्ड है परपेचुअल सक्सेशन। अगर कंपनी का ओनर, कंपनी के शेयर होल्डर्स, कंपनी के ओनर्स रिटायर हो रहे हैं, मर रहे हैं, तो वहां पर ओनर चेंज होंगे, ओनर जाएगा, दूसरा ओनर आएगा, लेकिन कंपनी वहीं की वही रहती है। कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए बनाई जाती है। अगर ओनर चेंज हो गए तो कंपनी चेंज नहीं होगी, कंपनी वहीं की वही रहती है। उसके बाद फोर्थ है कॉमन सील। कॉमन सील यानी कंपनी की एक ऑफिशियल सिग्नेचर होती है कौन से भी डॉक्यूमेंट्स पे, कौन से भी बेचना हो गया, खरीदना हो गया, प्रॉपर्टीज के पेपर, तो वहां पर कंपनी की कॉमन सील कंपलसरी रहती है। वो कॉमन सील एक सिग्नेचर की तरह काम करती है। अगर कंपनी की कॉमन सील उस पेपर पे रही तो वो डॉक्यूमेंट ऑफिशियल कहलाया जाएगा। अगर डॉक्यूमेंट पे सिग्नेचर नहीं रही तो वो डॉक्यूमेंट अनऑफिशियल कहला जाएगा। उसके बाद फिफ्थ है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। पब्लिक कंपनी के शेयर्स इजीली ट्रांसफर होते हैं, कॉमन पब्लिक को कोई भी खरीद सकता है, बेच सकता है, लेकिन प्राइवेट कंपनी में कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, वो रिस्ट्रिक्शंस को फॉलो करना होता है अगर शेयर्स खरीदना बेचना है तो। उसके बाद सिक्स्थ है आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन की तरह ट्रीट की जाती है। जैसे अभी हमने प्रोफेसर हानि का भी डेफिनेशन देखा, उन्होंने कहा कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। जो भी कंपनी कंपनीज एक्ट में रजिस्टर रहती है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन की तरह ही काम करती है। अब जैसे कॉमन मैन होता है, वो कॉमन मैन जो काम करता है वो भी सारे काम कंपनी भी करती है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट्स बनाना, प्रॉपर्टीज खरीदना, बेचना, डिसीजंस के रिलेटेड, वो सारे काम भी कंपनी करती है, इसलिए कंपनी को आर्टिफिशियल पर्सन बोल के भी कहा जाता है। सेवंथ है सेपरेट मैनेजमेंट एंड ओनरशिप। जो कंपनी में होता है मैनेजमेंट टीम की अलग रहती है, ओनरशिप टीम अलग रहती है। मैनेजमेंट टीम का काम होता है मैनेजमेंट के लिए इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेना, कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेना, जिसमें इसमें मैनेजर्स आते हैं, डायरेक्टर्स आते हैं। और जो ओनरशिप टीम रहती है वो सिर्फ पैसे डालते हैं और अपना प्रॉफिट कमा लेके बाहर निकल जाते हैं। इनका मैनेजमेंट टीम से कोई कंसल्ट नहीं रहता है। उसके बाद एट्थ है प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू डिविडेंड्स। जो शेयर होल्डर्स ने पैसे डाले थे, पैसे डाले के बाद जो रेवेन्यू आया, रेवेन्यू में से जो प्रॉफिट मिला, प्रॉफिट को जो बांटा जाता है शेयर होल्डर्स के बीच में, उसे कहते हैं दोस्तों हम डिविडेंड। डिविडेंड प्रॉफिट में से जो शेयर होल्डर्स को बांटा जाता है उसे कहते हैं दोस्तों हम डिविडेंड। सो दोस्तों ये थे हमारे टोटल 8 फीचर्स। ये 8 फीचर से हमने कंपनी को और डिटेल में टॉपिक है हाइलाइट्स ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। सर ये कंपनीज एक्ट 2013 क्या है? ये एक तरह का कानून है जो सारे कंपनीज को फॉलो करना होता है। जो पहले बनी थी या तो फिर जो अब बन रही है, वो सारे कंपनीज को ये एक्ट फॉलो करना होता है। 2013 में ये एक्ट लाया गया है। सो इसके कुछ हाइलाइट्स पॉइंट्स है जो आपको इस टॉपिक में समझाओ बोल रहा है। सो चलिए 8 हाइलाइट्स हम आज की इस टॉपिक में देखेंगे। फर्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ वन पर्सन कंपनी। वन पर्सन कंपनी का इंट्रोडक्शन इस एक्ट में किया गया है, यानी एक पर्सन भी कंपनी खोल सकता है और कंपनी चला सकता है। स्मॉल बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए यह कॉन्सेप्ट लाया गया है। उसके बाद सेकंड है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो कंपनी एक सोसाइटी में काम कर रही है, उस सोसाइटी के प्रति उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है जो उसे करना चाहिए बोल के ये एक्ट में लिखा गया है। जैसे इको फ्रेंडली प्रोडक्ट बनाना, या तो फिर सोसाइटी के लिए एजुकेशन में, हेल्थ केयर में कुछ इन्वेस्ट करना। जो कंपनी अच्छी प्रॉफिट कमा रही है 2% अपने सोसाइटी के लिए करना बोल के ये एक्ट में लिखा गया है। उसके बाद थर्ड है स्ट्रेंथेंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए बोल के ये एक्ट में लिखा गया है। जैसे
हर कंपनी में एक वुमेन डायरेक्टर होना चाहिए और हर कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। ऐसे कुछ रूल्स रेगुलेशन जो ये एक्ट में लाए गए हैं वो एक्ट फॉलो करना बोल के ये एक्ट में लिखा गया है। उसके बाद फोर्थ है सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्राइवेट कंपनी इनकॉर्पोरेशन। पहले क्या होता था, अगर कोई प्राइवेट कंपनी, नई प्राइवेट कंपनी डालना है तो उसके लिए पेपर वर्क बहुत ही लगता था, इसकी सिग्नेचर लाओ, उसकी सिग्नेचर लाओ, ये बहुत ही लंबा प्रोसेस था। लेकिन जब ये एक्ट आया वो प्रोसेस बहुत ही इजी किया गया। उसके बाद फिफ्थ है स्ट्रिक्ट एंड रेगुलेशन ऑन फ्रॉड एंड इनसाइडर ट्रेडिंग। स्ट्रिक्ट टू रूल्स रेगुलेशन लाए फ्रॉड पकड़ने के लिए और इनसाइडर ट्रेडिंग रिलेटेड। सर ये इनसाइडर ट्रेडिंग क्या है? इनसाइडर ट्रेडिंग में क्या होता था, कंपनी में कोई आदमी रहते थे, इंफॉर्मेशन लिख जाके बाहर के ट्रेडर्स को देते थे। बाहर के ट्रेडर्स को ये हेल्प मिलती थी कि कंपनी के शेयर्स कब खरीदना कब बेचना बोल के। ये इनसाइडर ट्रेडिंग को पूरा का पूरा बंद कर दिया गया है ये एक्ट में दोस्तों। उसके बाद सिक्स है इंट्रोडक्शन ऑफ नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल एंड एफिलिएट ट्रिब्यूनल। अब जैसे कॉमनली हमें कुछ धोखा मिला या तो फिर कोई एक प्रॉपर्टी डीलर हमारे खिलाफ कोई कब्जा कर रहा है तो हम क्या करेंगे, हम कोर्ट्स में जाएंगे। लेकिन कंपनी का भी एक नया कोर्ट इन्वेंशन किया गया है, इंट्रोडक्शन किया गया है। अब जैसे कंपनी के मैटर सॉल्व करने में, कंपनी में कुछ लड़ाइयां हो रही, डिस्प्यूट सॉल्व करने के लिए एक कोर्ट बनाया गया जिसका नाम है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, एनसीएलटी। ये कोर्ट बनाया गया। अगर इस कोर्ट में इंसाफ नहीं मिला तो उससे भी आप आगे जा सकते हैं। जैसे हमारे पास हाई कोर्ट में नहीं मिला इंसाफ तो हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, वैसे ही अगर ये एनसीएलटी में इंसाफ नहीं मिला तो आप एनसीएलटी में जा सकते हैं, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल कंपनी लॉ एफिलिएट ट्रिब्यूनल। ये दो कोर्ट्स का इंट्रोडक्शन किया गया कंपनीज एक्ट 2013 में। उसके बाद सेवेंथ है इजियर मर्जर्स एंड एक्वाइजिशन प्रोसेस। मर्जर्स में क्या होता है, दो कंपनीज साथ में आके एक बिजनेस बनाती है। एक्वाइजिशन में क्या होता है, एक कंपनी दूसरे कंपनी को खरीदती है। पहले इसका प्रोसेस बहुत ही बड़ा होता था, बहुत ही बड़े पेपर वर्क होते थे, लेकिन इसे बहुत ही इजी बना दिया गया है कंपनीज एक्ट 2013 में। आप बाहर के कंपनीज के साथ भी मर्जर एंड एक्वाइजिशन कर सकते हैं, यह एक्ट में लिखा गया है। एट्थ है स्ट्रिक्टर रूल्स फॉर ऑडिटर्स। ऑडिटर्स वो पर्सन होते हैं जो कंपनी के अकाउंट्स चेक करते हैं ताकि ये पता लगाने के लिए कंपनी टैक्स पे कर रही है नहीं, कंपनी के अकाउंट सही है नहीं, ये देखने के लिए ऑडिटर रहते हैं। और ऑडिटर के रिलेटेड भी स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशन लाए गए हैं कंपनीज एक्ट में। जैसे हर कंपनी में ऑडिटर सिर्फ 5 या फिर 10 साल काम करना चाहिए, इससे ज्यादा काम नहीं कर सकता कोई ऑडिटर बोल के, ऐसे कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स लाए गए हैं ऑडिटर्स के रिलेटेड भी दोस्तों। सो दोस्तों ये थे हमारे टोटल 8 हाइलाइट्स ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। आई होप आपको ये क्लियर हो गए होंगे। और एक बात, ये जो मैंने ये 8 पॉइंट सिर्फ यहां पर आपको समझाए, फीचर्स के भी पॉइंट सिर्फ मैं आपको यहां पर समझाया, सिर्फ पॉइंट्स दिए हैं। मेरे जो पीडीएफ है, जैसे मैंने कहा पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा, उस पीडीएफ में यहां पर आपको सारे पॉइंट्स के डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलेंगे। वो पीडीएफ कैसे मिलेगा वो मैं आपको लास्ट में। तो चलिए दोस्तों, हमारा 5th टॉपिक है काइंड्स ऑफ कंपनी, यानी कंपनी कितने प्रकार के होते हैं, यहां पर आपको इस टॉपिक में पढ़ना है। कंपनी तो बहुत ही प्रकार के होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में भी 14 कंपनीज दिया है, वो 14 कंपनीज हम डिटेल में पढ़ेंगे। जिसमें हमारा फर्स्ट कंपनी है वन पर्सन कंपनी। वन पर्सन कंपनी क्या होता है चलिए समझते हैं। ए वन पर्सन कंपनी इज अ टाइप ऑफ कंपनी दैट हैज ओनली वन ओनर हु एक्ट्स एज अ बोथ शेयर होल्डर एंड ए डायरेक्टर। वन पर्सन कंपनी ऐसी कंपनी होती है जहां पर सिर्फ एक ही पर्सन उस कंपनी का ओनर भी होता है, शेयर होल्डर भी होता है और डायरेक्टर भी होता है। इट हैज ए सेपरेट लीगल एंटिटी एंड ए लिमिटेड लायबिलिटी, मीनिंग द ओनर्स पर्सनल एसेट्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द बिजनेस लॉसेस। इसका मतलब जो वन पर्सन कंपनी होती है उसमें भी सारे फीचर्स आते हैं उस कंपनी के सारे फीचर्स आते हैं। वन पर्सन कंपनी भी अपने ओनर से सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, ओनर अलग कंपनी अलग, और ओनर की यहां पर लायबिलिटी भी लिमिटेड होती है। अगर कंपनी कर्जे में जा रही है तो वन पर्सन कंपनी के जो कंपनी के प्रॉपर्टीज हैं उसे बेच के कर्जा चुकाया जाएगा, ना कि ओनर के। सो एक शॉर्ट में आप याद रख लो, वन पर्सन कंपनी में क्या होता है, सिर्फ एक ही पर्सन उस कंपनी का ओनर होता है, शेयर होल्डर भी होने होता है और डायरेक्टर भी होने होता है, और उसकी लायबिलिटी भी लिमिटेड होती है, और वो कंपनी भी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है ओनर से। दोस्तों समझ गए वन पर्सन कंपनी का कॉन्सेप्ट। चलिए उसके बाद सेकेंड कंपनी है दोस्तों प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी क्या होता है चलिए देखते हैं। ए प्राइवेट कंपनी इज ए कंपनी दैट इज प्राइवेटली ओन्ड एंड डज नॉट सेल इट्स शेयर्स टू द जनरल पब्लिक। प्राइवेट कंपनी ऐसी कंपनी होती है जिसके ओनर्स प्राइवेट होते हैं, यानी कुछ लिमिटेड ओनर्स होते हैं, सिर्फ उन्हीं के पास ये शेयर्स होते हैं, ना कि आम पब्लिक के पास ये शेयर्स बेचा या खरीदा नहीं करते हैं। इट ऑपरेट्स विद अ रिस्ट्रिक्टेड नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स, मैक्सिमम 200 एंड हैज लिमिटेशन ऑन ट्रांसफरिंग शेयर्स। ये जो ऐसी कंपनी होती है उसके शेयर होल्डर्स पे लिमिटेशन होती है। इसके शेयर होल्डर्स मिनिमम 2 होने चाहिए और मैक्सिमम 200 ही हो सकते हैं, और इसके शेयर्स
ट्रांसफर करने में रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं। यानी जो भी कंपनी कंपनीज एक्ट में एज ए प्राइवेट कंपनी रजिस्टर है उसके शेयर होल्डर्स 2 होते हैं और मैक्सिमम 200 ही होने चाहिए। इसके शेयर जनरल पब्लिक को नहीं बेचते हैं। अब जैसे आपको प्राइवेट कंपनी के शेयर खरीदना है तो आप प्राइवेट कंपनी के शेयर्स नहीं बेच सकते, नहीं खरीद सकते। सो जो प्राइवेट ओनर्स होते हैं उन्हीं के पास ही इस कंपनी के शेयर्स होते हैं। जैसे एग्जांपल रिलायंस रिटेल लिमिटेड है, ये एक प्राइवेट कंपनी है, इसके शेयर्स आप कहीं पर भी ढूंढ ले इसके शेयर्स आपको नहीं मिलते। दोस्तों प्राइवेट कंपनी ऐसी कंपनी होती है जिसके ओनर्स प्राइवेट होते हैं, जनरल पब्लिक के लिए इसके शेयर्स अवेलेबल नहीं रहते। इस तरह की कंपनी को हम प्राइवेट कंपनी कहते हैं। थर्ड कंपनी है पब्लिक कंपनी। अब पब्लिक कंपनी क्या होता है चलिए देखते हैं। A public company is a company that can sell its shares to the general public and is often listed on a stock exchange. पब्लिक कंपनी ऐसी कंपनी होती है जिसके शेयर्स आम पब्लिक, जनरल पब्लिक को बेचे खरीदे जाते हैं और इस कंपनी के शेयर्स लिस्टेड होते हैं, स्टॉक बोर्ड एक्सचेंज पे लिस्टेड होते हैं। जैसे हमारे इंडिया में NSE है, BSE है, उसके ऊपर ये हमारे इस कंपनी के शेयर्स लिस्टेड होते हैं। उस तरह की कंपनी को हम पब्लिक कंपनी कहते हैं। It requires a minimum of 7 shareholders but no limit on the maximum number of shareholders. जो पब्लिक कंपनी होती है उनके शेयर होल्डर्स मिनिमम 7 होते हैं और मैक्सिमम अनलिमिटेड हो सकते हैं। कितने चाहे उतने ओनर्स होते हैं पब्लिक कंपनी के और मिनिमम 7 ओनर्स होने चाहिए, 7 शेयर होल्डर्स इस तरह की पब्लिक कंपनी के होने चाहिए। पब्लिक कंपनी में आपने क्या सीखा? पब्लिक कंपनी ऐसी कंपनी होती है जिसके शेयर्स इजीली पब्लिक को बेचे खरीदे जाते हैं, उसे हम पब्लिक कंपनी कहते हैं। एग्जांपल टाटा स्टील लिमिटेड। टाटा स्टील लिमिटेड के अगर आप एक जनरल पब्लिक है, आप भी जाके टाटा स्टील लिमिटेड के ओनर बन सकते हैं, आपको शेयर्स इजीली मिल जाते हैं। इस तरह के कंपनी को हम पब्लिक कंपनी कहते हैं। प्राइवेट कंपनी यानी जिसके शेयर्स इजीली जनरल पब्लिक को अवेलेबल नहीं रहते, लेकिन पब्लिक कंपनी के शेयर्स इजीली जनरल पब्लिक को अवेलेबल रहते हैं। ये था दोस्तों हमारा पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी का। उसके बाद दोस्तों हमारी फोर्थ कंपनी है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी क्या होता है चलिए समझते हैं। A company limited by guarantee is a type of company where members' liability is limited to the predetermined amount they agreed to contribute in case of winding up. कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी वो कंपनी होती है जहां पर मेंबर्स की लायबिलिटी यानी मेंबर्स की जिम्मेदारी सिर्फ उतनी है जितनी उन्होंने एडवांस में डिसाइड कर लिया था कि अगर कंपनी बंद हो रही है तुझे सिर्फ इतने पैसे पे करने हैं। अगर उतने पैसे पे कर दिए तो उस मेंबर की लायबिलिटी वहां पर फिनिश होती है। आपने एक नई बात यहां पर गौर की होगी, यहां पर शेयर होल्डर बोल के नहीं आया, मेंबर बोल के आया। सो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में मेंबर्स होते हैं ना कि शेयर होल्डर्स। क्यों होते हैं नीचे समझने आएगा। Unlike companies limited by shares, these companies do not have share capital and are usually formed for non-profit purposes like charities, clubs and educational institutions. जैसे कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स उसमें क्या होता है, उसमें कैपिटल होता है। कैपिटल शेयर होल्डर्स आते हैं, शेयर होल्डर्स आके कैपिटल फॉर्म करते हैं और कंपनी चलाते हैं प्रॉफिट कमाने के लिए। वो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में होते हैं। वो क्या होता है समझते हैं। लेकिन कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में क्या होते हैं, मेंबर्स होते हैं। कुछ मेंबर्स जुड़ते हैं, अमाउंट डिसाइड करते हैं, अमाउंट कंट्रीब्यूट करते हैं और उनका कैपिटल जैसी चीज नहीं होती और ना ही वो प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। जैसे एग्जांपल एनजीओस हो गए, चैरिटीज क्लब हो गए या तो फिर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हो गए। इनका काम क्या होता है, सोसाइटी के लिए भला करना, ना कि प्रॉफिट कमाना। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी वैसी कंपनी होती है जहां पर मेंबर्स एक साथ जुड़ते हैं, अमाउंट देते हैं, एज ए चैरिटी देते हैं, देके सोसाइटी के लिए हेल्प के लिए काम करते हैं, ना कि प्रॉफिट कमाने में। अगर प्रॉफिट भी जनरेट हो रहा है तो प्रॉफिट री इन्वेस्ट करते हैं उस सोसाइटी की हेल्प करने में। इस तरह के कंपनी को हम कहेंगे कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। आई होप क्लियर। उसके बाद फिफ्थ कंपनी है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। सो चलिए कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स क्या होता है देखते हैं। A company limited by shares is a type of company where the liability of shareholders is restricted to the amount unpaid on the shares. कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स वो तरह की कंपनी होती है जहां पर शेयर होल्डर्स की लियाबिलिटी यानी जिम्मेदारी सिर्फ उतनी है जितनी उनके शेयर्स की प्राइस है। अब फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए शेयर का प्राइस है, अगर शेयर होल्डर ने 1 लाख रुपए पे कर दिए तो उसकी लियाबिलिटी वहीं पर ही खत्म होती है। अगर 1 लाख का शेयर है, सिर्फ उसने 50,000 पे किए हैं तो अभी उसको 50,000 पे करने हैं। जैसे वो 50,000 पे कर दिया उसकी लियाबिलिटी वहां पर फिनिश होती है। इस तरह के कंपनी को हम कहते हैं कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। यानी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स वो कंपनी होती है जहां पर शेयर होल्डर की लायबिलिटी सिर्फ उतनी होती है जितने उनके शेयर के प्राइस है। यानी शेयर का प्राइस उन्होंने पे कर दिया तो उनकी लायबिलिटी वहां पर फिनिश होती है। इफ द कंपनी फेस फाइनेंशियल लॉसेस और इज वाइंडिंग अप, शेयर होल्डर्स आर ओनली रेस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग द रिमेनिंग अमाउंट ऑन द अनसब्सक्राइब्ड शेयर्स।
अगर कंपनी बंद हो रही है, कंपनी अगर फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही है, तो शेयर होल्डर की लायबिलिटी सिर्फ उतनी है जितने उनके शेयर की प्राइस है। अगर उन्हें शेयर का प्राइस पूरा पे कर दिया तो उनकी लायबिलिटी वहां पर फिनिश हो जाती है। दोस्तों समझ गए, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स की लायबिलिटी सिर्फ उतनी है जितने शेयर की प्राइस है, उन्होंने पे कर दिया, वहां पर लायबिलिटी खत्म। उसके बाद सिक्स्थ टाइप ऑफ कंपनी है गवर्नमेंट कंपनी। अब गवर्नमेंट कंपनी क्या होता है, चलिए समझते हैं। गवर्नमेंट कंपनी आपने नाम ने बहुत ही बार सुना होगा। अभी गवर्नमेंट कंपनी क्या होता है? एक गवर्नमेंट कंपनी इज ए कंपनी इन विच द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट होल्ड एट लीस्ट 51% ऑफ द शेयर कैपिटल। इट ऑपरेट्स लाइक ए प्राइवेट बिजनेस बट इज कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कंपनी वो कंपनी होती है जहां पर कंपनी के अंदर 51% से ज्यादा स्टेक सेंट्रल गवर्नमेंट का या तो फिर स्टेट गवर्नमेंट का होता है। उस तरह की कंपनी को हम गवर्नमेंट कंपनी कहते हैं। अब जैसे 100% की ओनरशिप होती है एक कंपनी के अंदर, 51% से ज्यादा ओनर गवर्नमेंट होता है, या तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट होती है या तो फिर स्टेट गवर्नमेंट होती है, उस तरह के कंपनी को हम कहते हैं गवर्नमेंट कंपनी। ये एक प्राइवेट कंपनी की तरह ही काम करती है, लेकिन इसे कंट्रोल करती है गवर्नमेंट। कुछ भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है तो गवर्नमेंट ही इस कंपनी के रिलेटेड डिसीजंस लेती है। एग्जांपल के तौर पर BHEL जो भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड कंपनी है, वो पूरा कंट्रोल करती है गवर्नमेंट, क्योंकि उसका स्टेक, मोस्ट ऑफ द स्टेक गवर्नमेंट के पास है। सो इस तरह के कंपनी को हम गवर्नमेंट कंपनी कहते हैं। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट 3 कंपनीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी, और इसको थोड़ा कंफ्यूज भी किया जाता है। आप बहुत ही बच्चे इस तरह के कंपनीज में कंफ्यूजन लेते हैं, लेकिन हम इसको पूरा अच्छे से समझेंगे। 7th कंपनी है होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी क्या होता है, चलिए समझते हैं। ए होल्डिंग कंपनी इज ए कंपनी दैट कंट्रोल्स वन और मोर सब्सिडारी कंपनीज बाय होल्डिंग मोर देन 50% ऑफ द शेयर्स और हैविंग द पावर टू इन्फ्लुएंस देयर मैनेजमेंट डिसीजंस। होल्डिंग कंपनी वो कंपनी होती है जो एक या एक से ज्यादा सब्सिडारी कंपनीज में 51% से ज्यादा स्टेक ओन करती है। उस तरह के कंपनी को हम होल्डिंग कंपनी कहते हैं। और ये ऐसे कंपनी होता है जो भी सब्सिडारी कंपनीज में डिसीजंस होते हैं, वो सारे डिसीजंस को कंट्रोल करना और इन्फ्लुएंस करने का पावर इस होल्डिंग कंपनी में रहता है। एक एग्जांपल से समझते हैं। अब टाटा सन्स है, टाटा सन्स एक होल्डिंग कंपनी, एक ग्रुप है, होल्डिंग कंपनी है टाटा सन्स, जो बहुत ही सारे टाटा के कंपनीज है, जैसे टाटा स्टील्स हो गया, टाटा मोटर्स हो गया, ये सारे सब्सिडारी कंपनीज है। टाटा स्टील्स, टाटा मोटर्स, ये क्या है, सब्सिडारी कंपनीज है। ये सब्सिडारी कंपनीज में जो टाटा सन्स है उसका स्टेक 51% से भी ज्यादा है। इस तरह के कंपनी को हम होल्डिंग कंपनी कहते हैं। होल्डिंग कंपनी वो कंपनी होती है जो सब्सिडारी कंपनीज में 51% से भी ज्यादा स्टेक होता है। उस तरह के कंपनीज को हम होल्डिंग कंपनी कहते हैं। क्लियर हो गया होल्डिंग कंपनी। उसके बाद नेक्स्ट है सब्सिडारी कंपनी। सो सब्सिडारी कंपनी क्या होता है, चलिए समझते हैं। ए सब्सिडारी कंपनी इज ए कंपनी इन विच अनदर कंपनी दैट इज होल्डिंग कंपनी होल्ड्स मोर देन 50% ऑफ द शेयर्स और हैज सिग्निफिकेंट कंट्रोल ओवर इट्स मैनेजमेंट। सो होल्डिंग कंपनी का उल्टा सब्सिडारी कंपनी। सब्सिडारी कंपनी वो कंपनी होती है जिसके शेयर्स 50% से ज्यादा शेयर्स होल्डिंग कंपनी होल्ड करती है, होल्डिंग कंपनी के पास होते हैं। उस तरह की कंपनी को हम सब्सिडारी कंपनी कहते हैं, और जिसका पूरा कंट्रोल होल्डिंग कंपनी के हाथ में ही रहता है। यानी कोई डिसीजंस लेना है, इंपॉर्टेंट कोई से भी डिसीजंस लेना है, तो जाके सब्सिडारी कंपनी, होल्डिंग कंपनी पूछेगी, होल्डिंग कंपनी परमिशन दी तभी वो डिसीजंस ले सकती है। या तो फिर अगर डिसीजन पसंद नहीं आया होल्डिंग कंपनी को तो डिसीजन चेंज भी कर सकती है होल्डिंग कंपनी, उतना पावर होता है। अब जैसे एग्जांपल टाटा मोटर्स क्या है, टाटा मोटर्स एक सब्सिडारी कंपनी है जिसके स्टेक 50% से ज्यादा स्टेक टाटा सन्स के अंदर है। दोस्तों समझ गए सब्सिडारी एंड होल्डिंग कंपनी के कॉन्सेप्ट। उसके बाद 9th कंपनी है एसोसिएट कंपनी। एसोसिएट कंपनी क्या होता है, चलिए समझते हैं। An associate company is a company in which another company hold at least 20% but less than 50% of shares or has significant influence over decision making but not full control. एसोसिएट कंपनी वो कंपनी होती है जिसके शेयर्स दूसरे कंपनी के पास रहते हैं। कितने शेयर्स, मिनिमम 20% स्टेक और मैक्सिमम 50%। 20% से लेके 50% तक स्टेक दूसरे कंपनी के हाथ में रहता है, तो उस तरह के कंपनी को हम एसोसिएट कंपनी कहते हैं। जो दूसरी कंपनी शेयर्स होल्ड कर रही है उसका डिसीजन मेकिंग में इन्फ्लुएंस रहता है, लेकिन फुल कंट्रोल नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता है, क्योंकि उनके पास 50% से ज्यादा शेयर्स नहीं है। अगर 50% से ज्यादा शेयर्स रहते तो सारे डिसीजन मेकिंग कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन 50% से ज्यादा शेयर्स अभी भी एसोसिएट कंपनी के पास है, तो एसोसिएट कंपनी कोई भी डिसीजन लेना है तो अपने आप ही ले सकती है, सिर्फ परमिशन ले सकती है, लेकिन पूरा ऑर्डर फॉलो नहीं कर सकती। इस तरह के कंपनी को हम एसोसिएट कंपनी कहते हैं। एग्जांपल के तौर पर आईसीआईसीआई जो लाइफ इंश्योरेंस है एक एसोसिएट कंपनी है आईसीआईसीआई बैंक की। दोस्तों समझ गए, क्लियर दोस्तों। हमारी 10th कंपनी है स्मॉल कंपनी। अब स्मॉल कंपनी क्या होता है, चलिए समझते हैं।
अंडर सेक्शन 2 of 85 of Companies Act 2013, a small company is a private company that meets the following criteria. सेक्शन 2 of 85 कंपनीज एक्ट में लिखा गया है स्मॉल कंपनी प्राइवेट कंपनी होती है, लेकिन उसे ये दो क्राइटेरिया फॉलो करना होना चाहिए। पहला क्राइटेरिया है पेड अप शेयर कैपिटल डज नॉट एग्जिस्ट 4 करोड़। जो पेड अप कैपिटल है वो 4 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। पेड अप कैपिटल यानी जो शेयर होल्डर्स ने पूरा अमाउंट इन्वेस्ट किया है, उनका पूरा अमाउंट जो उन्होंने इन्वेस्ट कर रहे हैं उनका अमाउंट 4 करोड़ के ऊपर नहीं होना चाहिए। शेयर अप कैपिटल 4 करोड़ के ऊपर नहीं होना चाहिए। और टर्नओवर डज नॉट एग्जिस्ट 40 करोड़। और जो टर्नओवर हो रहा है एक साल के अंदर, जो टर्नओवर आ रहा है वो 40 करोड़ के ऊपर नहीं आना चाहिए। तो उस तरह के कंपनी को हम कहेंगे स्मॉल कंपनी। स्मॉल कंपनी दो क्राइटेरिया होना चाहिए, पहली तो प्राइवेट कंपनी रहेगी, उसका जो शेयर कैपिटल रहेगा वो 4 करोड़ के ऊपर नहीं होना चाहिए, और जो टर्नओवर है वो 40 करोड़ के ऊपर नहीं होना चाहिए। बोल के ये दो क्राइटेरिया मैच होंगे तो उस कंपनी को हम स्मॉल कंपनी कहेंगे। उसके बाद 11th कंपनी है फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी क्या होता है चलिए समझते हैं। A foreign company is a business entity that is incorporated in one country but operates or conducts business activities in another. फॉरेन कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जिसका पूरा बिजनेस एक कंपनी के अंदर है, लेकिन वो बाहर जाके दूसरे कंट्रीज में भी जाकर अपना बिजनेस करते हैं। उस तरह की कंपनी को कहते हैं फॉरेन कंपनी। It may establish a presence in foreign market through a branch, subsidiary, liaison office और partnership with local firms. अब जैसे जो कंपनी एक कंट्री के अंदर स्टैब्लिश है वो दूसरे मार्केट में दूसरे कंट्री में जाके बिजनेस करना चाह रही है, तो दूसरे कंट्री में जाके या तो फिर एक ब्रांच खोलेगी अपने कंपनी का, या तो फिर एक सब्सिडारी कंपनी खोलेगी, या तो फिर एक ऑफिस रखेगी, या तो फिर कोई छोटे कंपनीज के साथ मिलकर पार्टनरशिप करेगी। इस तरह के बिजनेस को कहेंगे दोस्तों हम फॉरेन कंपनी। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एक फॉरेन कंपनी है हमारे इंडिया में दोस्तों। कैसे? गूगल तो क्या है, एक यूएस की कंपनी है, यूएस में पूरा उसका ऑफिस है, लेकिन वो इंडिया के कस्टमर्स को टारगेट करने के लिए इंडिया में एक सब्सिडारी कंपनी खोला जिसका नाम है गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। यानी इंडिया के अंदर ये सारा बिजनेस ये कंपनी करेगी, लेकिन इसको पूरा कंट्रोल करेगा वो यूएस का ब्रांच। समझ गए दोस्तों क्या होता है फॉरेन कंपनी? फॉरेन कंपनी ऐसी कंपनी होती है जो अपने देश में बिजनेस खोलती है, लेकिन दूसरे देश में बिजनेस करने के लिए वो एक ब्रांच या तो फिर एक सब्सिडारी कंपनी खोलती है। उस तरह की कंपनी को कहेंगे दोस्तों हम फॉरेन। उसके बाद दोस्तों हमारी 12th कंपनी है ग्लोबल कंपनी। अब एक ग्लोबल कंपनी क्या होता है चलिए समझते हैं। A global company is a business entity that operates in multiple countries under a unified brand and strategy. It offers standardized products or services across different markets while maintaining a strong international presence. ग्लोबल कंपनी वो कंपनी होती है जिसका बिजनेस सिर्फ एक कंट्री में नहीं मल्टीपल कंट्रीज में होता है। इनका बिजनेस क्या होता है बहुत ही ज्यादा कंट्रीज में होता है। उस तरह के कंपनी को हम ग्लोबल कंपनी कहते हैं। ये क्या करते हैं स्टैंडर्ड प्रोडक्ट स्टैंडर्ड सर्विसेज बेचते हैं ताकि कस्टमर्स को ये लगे कि ये इंटरनेशनल ब्रांड है। ये जो सी मार्केट में जाते हैं, जो कंट्री के मार्केट में जाते हैं, उस कंट्री के कल्चर को देखते हुए, उस कंट्री के रीजन को देखते हुए एक प्रोडक्ट उतारते हैं जो उस कंट्री के रीजन को सूट कर सके। इस तरह के कंपनीज को कहते हैं हम दोस्तों हम ग्लोबल कंपनी। जैसे एग्जांपल एप्पल हो गया, मैकडोनल्ड हो गया, नाइकिया हो गया, ये क्या है ग्लोबल ब्रांड है। एक एग्जांपल लेता हूं आपको, मैकडोनल्ड है। मैकडोनल्ड ने एक स्ट्रैटेजी मिलाई थी प्योर वेज की, वो ताकि वेजिटेरियन कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। सो ये लोग क्या करते हैं जो मार्केट में जाते हैं वो मार्केट को समझते हैं और उसके हिसाब से प्रोडक्ट बनाते हैं। इस तरह के कंपनीज को हम कहेंगे दोस्तों ग्लोबल कंपनी। अगर ग्लोबल नाम आया तो समझ लीजिए ये एक ऐसी कंपनी होती है जिसका बिजनेस मल्टीपल कंट्रीज में रहता है। इस तरह के कंपनी को हम ग्लोबल कंपनी कहते हैं। इसके बाद हमारा 13th टॉपिक है बॉडी कॉर्पोरेट। सर ये क्या है सर? अभी तक तो कंपनीज आते गए थे, ये कॉर्पोरेट क्या है? चलिए बॉडी कॉर्पोरेट का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। नया टॉपिक है, आपको एग्जाम में पूछेगा, थोड़ा गौर से सुनिए। ए बॉडी कॉर्पोरेट रिफर्स टू लीगल एंटिटी दैट हैज बीन फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर लॉ प्रोसेसिंग ए सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स ओनर्स। ए बॉडी कॉर्पोरेट एक लीगल एंटिटी होती है, यानी एक लीगल तरीके से बनाई हुई रहती है, लेकिन ये रजिस्टर्ड होती है कोसे की एक लॉ के अंदर। कंपनीज क्या होते हैं सिर्फ कंपनीज एक्ट में रजिस्टर होते हैं, लेकिन बॉडी कॉर्पोरेट कौन से भी लॉ के अंदर रजिस्टर होते हैं। ये कंपनीज एक्ट में भी रजिस्टर होते हैं, ये बैंकिंग एक्ट में भी रजिस्टर होते हैं, ये पार्लियामेंट्री एक्ट में भी रजिस्टर्ड होते हैं बॉडी कॉर्पोरेट। उसके बाद ये भी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है ओनर से, यानी ओनर अलग चीज और
कंपनी अलग, ये कॉर्पोरेट अलग चीज। इट कैन ओन प्रॉपर्टी, इंटर कॉन्ट्रैक्ट्स, स्यू एंड टू बी सूज इन इट्स ओन नेम। ये भी बॉडी कॉर्पोरेट भी अपने नाम पे प्रॉपर्टीज खरीद सकती है, बेच सकती है, कोई से भी कॉन्ट्रैक्ट्स बनाना है तो अपने नाम से ही बना सकती है, या तो फिर कोई से भी केस फाइल करना है तो भी अपने नाम से ही फाइल करती है। ये भी एक तरह की कंपनी की जैसा रहती है। हर कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट होती है लेकिन हर बॉडी कॉर्पोरेट कंपनी नहीं होती है दोस्तों। अब जैसे एग्जांपल, आरबीआई भी एक बॉडी कॉर्पोरेट होता है क्योंकि ये बैंकिंग लॉ के अंदर रजिस्टर हुआ सो रहता है आरबीआई। और जो एलआईसी है, एलआईसी भी एक बॉडी कॉर्पोरेट है, यानी कंपनी सिर्फ कंपनी एक्ट में रजिस्टर होते हैं, लेकिन बॉडी कॉर्पोरेट क्या होता है, कंपनीज एक्ट में भी रजिस्टर होते हैं, बैंकिंग एक्ट में भी रजिस्टर होते हैं और पार्लियामेंट्री एक्ट में भी रजिस्टर होते हैं। इस तरह की कंपनीज को हम कहेंगे दोस्तों बॉडी कॉर्पोरेट। आई होप आपको बॉडी कॉर्पोरेट का मीनिंग क्लियर हो गया। उसके बाद दोस्तों आज का हमारा लास्ट टॉपिक, लिस्टेड कंपनी। लिस्टेड कंपनी क्या होता है, चलिए समझते हैं। ए लिस्टेड कंपनी इज ए कंपनी whose shares are publicly traded on a recognized stock exchange। लिस्टेड कंपनी वो कंपनी होती है जिसके शेयर्स पब्लिक स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होते हैं, यानी इनके शेयर्स कोई भी जनरल पब्लिक उस स्टॉक एक्सचेंज से खरीद बेच सकती है। इस तरह के कंपनीज को हम कहेंगे लिस्टेड कंपनी। दिस कंपनीज ऑफर देयर शेयर्स टू द जनरल पब्लिक अलाउइंग इन्वेस्टर्स टू बाय एंड सेल ओनरशिप स्टेक इन द कंपनी। ये कंपनी क्या करती है, जैसे लिस्टेड कंपनी है तो लिस्टेड कंपनी वो कंपनी होती है जो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होती है, जिसके शेयर्स पब्लिकली बेचे खरीदे जाते हैं, इन्वेस्टर्स को बढ़ावा मिलता है कि एक शेयर खरीदे और बेचे। इस तरह के कंपनीज को हम कहेंगे लिस्टेड कंपनी। अब जैसे हमारे इंडिया में दो जगह है, एनएसई एंड बीएसई। एनएसई यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएसई यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये दो जगह जो भी कंपनी लिस्टेड होती है उसे कहते हैं दोस्तों हम लिस्टेड कंपनी। अब जैसे एग्जांपल, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, ये लिस्टेड है एनएसई में भी और बीएसई में भी। सो आप रिलायंस लिमिटेड के शेयर आप इजीली खरीद सकते हैं बीएसई में एनएसई में। सो जो भी कंपनी लिस्टेड होती है एनएसई बीएसई में उसे कहेंगे दोस्तों हम लिस्टेड कंपनी। आई होप आपको लिस्टेड कंपनी का टॉपिक क्लियर हो गया और आई होप आपको जितने अब तक मैंने टॉपिक्स पढ़ाए, थोड़ा बड़ा वीडियो बन गया, लेकिन आपको अगर क्लियर हो गया तो इतना बड़ा वीडियो बना के मैं सक्सेसफुल। दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो और जैसे मैंने कहा था मैं लास्ट में आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करूंगा। पहले बात कर लेते हैं उस पीडीएफ में मिलेगा क्या। उस पीडीएफ में आपको हर टॉपिक का डिटेल एक्सप्लेनेशन रहेगा, डिटेल कॉन्सेप्ट रहेगा और एक एग्जांपल से समझाता हूं। मैंने जैसे फीचर्स ऑफ कंपनी यहां पर टॉपिक समझाया, यहां पर सिर्फ मैंने पॉइंट्स दिए थे, लेकिन उस पीडीएफ में पॉइंट्स के साथ आपको डिटेल हर पॉइंट का डिटेल एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा। और जैसे टाइप्स ऑफ कंपनी से यहां पर 14 टाइप्स के कंपनी से सिर्फ मैंने यहां पर इस वीडियो में मीनिंग समझाए, लेकिन आपको कई बार क्या होता है फीचर्स भी पूछता है कुछ कंपनी का, एडवांटेजेस भी पूछता है, डिसएडवांटेजेस भी पूछता है। तो हमने क्या किया है, सारे 14 कंपनी के फीचर्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, सारे मीनिंग सारे उस पीडीएफ में दिए हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो सिर्फ आपको पे करने हैं 50 रुपीज। 50 रुपीज पे करके जो मेरे लेफ्ट में मेरे राइट में जो व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है उस पे हाई और कौन सा पीडीएफ चाहिए वहां पर आपको मैसेज करना है। फर्दर इंफॉर्मेशन आपको वहीं पर मिल जाएगी दोस्तों। ये हो गया हमारे पीडीएफ की बात। अब रिटर्न आ जाइए यहाँ पर यूट्यूब पे। मैं यहाँ क्या करूंगा दोस्तों, एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, जितने भी कॉर्पोरेट एडमिनिस्ट्रेशन के नेक्स्ट क्लासेस आएंगे वो सारे उस प्लेलिस्ट में ही अपलोड हो जाएंगे। वो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच।